हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। गाइस, इस बार मैं दो टॉपिक्स एक साथ लेकर आई हूँ क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों ने रिक्वेस्ट करे हैं और ये दोनों टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं, करीब करीब सेम ही है, बस नंबर ऑफ वीक्स का डिफरेंस है, राइट। तो अभी मैं बताऊंगी, आपको समझ में आएगा। तो आज के दो टॉपिक्स हैं न्यूकल थिकनेस यानी कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, जिसको कि एनटी स्कैन के नाम से आप लोग जानते हैं। एनटी स्कैन यानी कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर में 4th मंथ स्टार्ट होते ही आपका अल्ट्रासाउंड होता है। और सेकंड है सिस्टिक हाइग्रोमा, जो कि एक स्वेलिंग होती है नेक में, और ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि मेरे से कांटेक्ट करने के 3 तरीके, जो कि मैं हर बार बताती हूँ, लेकिन क्योंकि हर बार आप लोग यही वीडियो देखते हो, नया वीडियो देखते हो, तो मुझे लगता है कि हर वीडियो में थोड़ा बहुत इसका एक शॉर्ट नोट होना चाहिए। सो गाइस, 3 तरीके कौन से हैं? जब मैं लाइव जाती हूँ इस चैनल पे या डॉक्टर सोनल्स आंसर्स पे, तो आपके पास सुपर चैट का ऑप्शन है, जो कि यूट्यूब ने सारे यूट्यूबर्स को दिया है। उसका अमाउंट यूट्यूब डिस्कस करती है, यानी कि डिसाइड करती है। 40 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 200, 500, जितना भी आप डालना चाहें, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन का लेंथ कितना है। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि वो अलग से हाईलाइट होता है, यूट्यूब उसको अलग से कलर में हाईलाइट करती है। बाकी जो आप लोग क्वेश्चन लिखते हो, आपको पता है वो कभी पिकअप होते हैं, कई बार नहीं, क्योंकि लाखों क्वेश्चन होते हैं, सारे पिकअप करना लाइव सेशन में इम्पॉसिबल होता है। सेकेंड तरीका प्राइवेट कंसल्टेशन करने का। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं सुननी है और वीडियो कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू बात करनी है, तो डॉकवाइज ऐप, जो कि हमेशा बताती हूँ 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, इसका पिन मेरा C2TXJ है। आपको 2 दिन मिलते हैं, 370 रुपीज़ में आप मुझसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स, वॉइस मैसेज सब एक्सचेंज हो सकता है। नेटवर्क प्रॉब्लम्स चल रही हैं काफ़ी, वापस से इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिपोर्ट्स नहीं आ पा रही हैं, वॉइस मैसेजेस नहीं जा रहे, वॉट एवर। एक बार आप रजिस्टर हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा। बट उसका भी तोड़ मेरे पास है, मैं अपनी सेक्रेटरी का व्हाट्सएप नंबर देके आपका कंसल्टेशन कंप्लीट करवा देती हूँ। तीसरा तरीका, जो कि सबको बहुत पसंद आ रहा है और काफ़ी पेशेंट्स रजिस्टर हो, मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है और डायरेक्टली कंसल्टेशन हो जाता है, क्योंकि मेरी सेक्रेटरी डील करती है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता। जैसे डॉकवाइज में मुझे उनकी टीम पर डिपेंड करना पड़ता है, आपको उनकी टीम पर डिपेंड करना पड़ता है। हेल्पलाइन नंबर पर कोई फ़ोन नहीं उठाता है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, OTP नहीं आता आपके पास। ये जो मेथड है, इसमें आप अगर मेरे से वीडियो कंसल्टेशन चाहते हैं तो 1 हफ्ते तक आप मेरे से चैट कर सकते हैं। 1 हफ्ता मतलब कि आपको नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, 1 कंसल्टेशन काफ़ी होता है। मैक्सिमम हो सकता है मैं कोई आपको जांच बोलूँ तो आप वापस से रिपोर्ट्स दिखाने के लिए मुझसे विदाउट पेमेंट कंसल्ट कर सकते हैं। एक बार आप 500 रुपीज़ डिपॉजिट करा देंगे तो आपको 1 कंसल्टेशन पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। मेरी सेक्रेटरी के नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और आप मेरे से घर बैठे बैठे कंसल्टेशन ले सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, दिस इज़ द बेस्ट वे, वीडियो कंसल्टेशन है ये, राइट। तो अभी हम आते हैं आज के टॉपिक, यानी कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी। न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी मतलब कि न्यूकल फोल्ड, यानी कि नेक के पीछे जो बच्चे को नेक होता है, वहाँ पर जो फोल्ड होता है उसको हम मेजर करते हैं। अब इसको हम मेजर करते हैं 11 से 14 हफ्ते के बीच में। 11 से 14 हफ्ता इसलिए क्योंकि उस समय आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकेंड ट्राइमेस्टर में जा रही होती है। ओके, अब इसकी अगर देखा जाए तो जो थिकनेस होती है मैक्सिमम 2.5 मिलीमीटर होनी चाहिए। 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा इसकी अगर थिकनेस होगी तो आप हाई रिस्क में आएंगी। ओके, अगर आपके डॉक्टर 11 से 14 हफ्ते के बीच में नहीं करते, 11 से पहले कर देते हैं, 14 के बाद करते हैं, तो वो रिपोर्ट गलत है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने जो एक स्टैंडर्डाइज बनाया है वो है 11 से 14 हफ्ते के बीच में। न्यूकल यानी कि नेक की थिकनेस क्यों मेजर करी जाती है? क्योंकि बच्चा जो है जनरली बैक पे ऐसे लाई करता है, तो जो चीज़ उसकी सबसे डिपेंडेंट, सबसे नीचे वाला एरिया होता है, वो उसकी नेक होती है। और जब बच्चा पैदा होगा, आप उसको हिला के देखिएगा, पीछे के जो नेक की स्किन है बड़ी लूज़ होती है। हम लोग की भी है बट बच्चे में ज़्यादा होती है। तो जहाँ भी लूज स्किन होगी वहाँ थोड़ा सा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे कि आप बहुत देर खड़े रहें तो आपके पैरों पर सूजन आती है ना, तो पैरों पर सूजन आती है। इसी तरह से बच्चा अगर ऐसे लेटा हुआ है बहुत देर तक, स्पेशली शुरू के 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक बच्चा ऐसे ही लेटा रहता है, बाद में फिर वो ऐसा सीधा होता है, राइट। तो जब वो ऐसे लेटा रहेगा तो उसके यहाँ पर जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये सॉफ्ट टिश्यू मार्कर है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और भी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम लोग इस तरह से स्क्रीनिंग करते हैं। तो अगर आपकी न्यूकल थिकनेस यानी कि जहाँ पर जो बच्चे का नेक फोल्ड है 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा है 11 से 14 हफ्ते के बीच में, तो फिर डॉक्टर आपको हाई रिस्क में डालेंगे। आपकी ट्रिपल स्क्रीनिंग, आपकी एनोमली स्कैन हो सकता है, एमनियोसेंटेसिस, ये सारे टेस्ट होंगे देखने के लिए। आपको ट्राइजोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारी एनोमलीज होती हैं। इसकी एक्यूरेसी कितनी है? ये ऑलमोस्ट 70 to 75% एक्यूरेट है।
ओके जब आपकी ट्रिपल स्क्रीनिंग होती है तो एक एंटी थिकनेस, एंटी स्कैन का भी वो लोग कई बार फोटो मांगते हैं कि आपकी न्यूकल थिकनेस कितनी थी। तो ये सारे पैरामीटर्स, आपकी एज, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री कि पहले के बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं थी, आपकी न्यूकल थिकनेस, ये सारी चीज़ें, आपका वेट, हाइट, सब मेजर करके देन आपके हार्मोन्स मेजर करे जाते हैं, पैप ए, HCG, इनहिबिन, बहुत सारी चीज़ें, ये सब कैलकुलेट करके आपका रिस्क बनता है, हाई रिस्क या लो रिस्क। हाई रिस्क में आएंगे तो ऑफकोर्स आपको एमनियोसेंटेसिस यानी कि प्रॉपर 100% जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो या NIPT करवाना पड़ेगा। ओके ये तो हो गई न्यूकल थिकनेस की बात। अब क्योंकि जो नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ सिस्टिक हाइग्रोमा, वो भी करीब करीब यही डेवलप होता है बट उसकी पैथोलॉजी अलग है। सिस्टिक हाइग्रोमा क्या है? जब ये न्यूकल थिकनेस आपकी 14 हफ्ते के बाद डॉक्टर को लगता है भाई मेजरमेंट तो हमको पता नहीं क्योंकि स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट तो 2.5 मिलीमीटर है 14 हफ्ते तक, उसके बाद के जो है बच्चे की वेट पे, बच्चे की जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि सबका स्टैंडर्डाइज हो। तो 11 से 14 में तो 2.5 मिलीमीटर मैक्सिमम स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसके बाद स्टैंडर्ड कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं थोड़ा नॉर्मल से मोटा लग रहा है, थोड़ा थिकनेस लग रही है, तो उसको न्यूकल सिस्टिक ट्रांसलूसेंसी कह सकते हैं या न्यूकल सिस्टिक हाइग्रोमा कह सकते हैं। बट जब ये 18-20 वीक्स पे आपका एनॉमली स्कैन होता है यानी कि डिटेल स्कैन होता है, उसमें ये बिल्कुल ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सिस्ट जैसा, जो कि या तो नेक पे या हेड पे या फिर चीक्स पे यहाँ पर दिखता है, तो उसको सिस्टिक हाइग्रोमा बोलते हैं। सिस्टिक हाइग्रोमा क्या है? आपके अंदर दो तरह के सर्कुलेशन है, मैं पहले भी बता चुकी। एक होता है ब्लड सर्कुलेशन जो कि रेड कलर का होता है क्योंकि RBCs होते हैं उसमें। एक होता है वाइट सर्कुलेशन यानी कि लिम्फेटिक सर्कुलेशन जो कि आपके सारे टिश्यूज़ के फ्लूइड को कलेक्ट करके जो गंदगी है उसको बाहर निकालता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो लिम्फ में रहते हैं। ओके तो जब आपने देखा होगा बहुत से लोगों के पैर ऐसे मोटे मोटे हाथी जैसे होते हैं, उसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। जहाँ भी ब्लॉकेज होती है लिम्फेटिक सिस्टम में, कहीं भी ब्लॉकेज होती है तो वहाँ पर सिस्ट बन जाती है। जब आप बड़े होते हैं तो आपका या तो हाथ इतना मोटा हो जाता है या पैर इतना मोटा हो जाता है। बच्चे के अंदर अगर कोई सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आई है लिम्फ में, तो वो ऐसे सिस्टिक स्ट्रक्चर बनता है, नॉर्मली जनरली हेड पे, नेक पे या फिर चीक्स पे। उसको सिस्टिक हाइग्रोमा बोलते हैं। इतना बड़ा हो जाता है कई बार कि वो सिर से भी बड़ा हो जाता है। ओके अब इसकी इंसिडेंस बहुत कम है, यानी कि 800 में से कोई एक बच्चा होगा जिसमें ये सिस्टिक हाइग्रोमा दिखता है। और जनरली अल्ट्रासाउंड में सेकंड ट्राइमेस्टर जो एनॉमली स्कैन है 18-20 वीक्स के आसपास, जब लिम्फेटिक सिस्टम पूरा डेवलप हो जाता है तब ये दिखाई शुरू होता है, क्योंकि उसके पहले तो एंटी स्कैन में तो इतना दिखता ही नहीं है, क्योंकि एंटी स्कैन में तो हम न्यूकल ट्रांसलूसेंसी देख रहे हैं, हम सिस्टिक हाइग्रोमा तो सोच भी नहीं रहे। उस समय बनता भी नहीं क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम बन रहा होता है, इतना बड़ा भी नहीं होता। धीरे धीरे जब ये बढ़ता चला जाता है तो फिर हो सकता है कभी कभी 16 वीक्स पे डॉक्टर को शक लगे, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन 20 वीक्स पे होता है। अगर सिस्टिक हाइग्रोमा है तो पहली बात तो 800 में से किसी एक को होगा, और सिर्फ 10 में से एक बच्चा इसमें से जिंदा पैदा होता है, यानी कि सिस्टिक हाइग्रोमा सही में बहुत डेंजरस है। 80-90% बच्चों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, सिर्फ 10% बच्चे हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों में शायद कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, सिंपल ब्लॉकेज थी जो कि अपने आप ठीक हो गई। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि ब्रेन में सिस्ट होती है, कोरॉइड प्लेक्सस सिस्ट, कभी कभी डेवलपमेंट के समय कोई ब्लॉकेज हो जाए वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो सिस्टिक हाइग्रोमा के केसेस में सिर्फ 10% बच्चों में ऐसा होता है कि ये अपने आप ठीक हो जाए, अपने आप छोटी सी थी रिजॉल्व हो जाए और वो बच्चे नॉर्मल पैदा हो जाए, जिंदा पैदा हो जाए, उनको कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो। 90% बच्चों में या तो ये बच्चे पेट में ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर और कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर इनको अबॉर्ट करना पड़ता है क्योंकि आगे जाके डायग्नोसिस के समय पता चलता है कि इनको कोई प्रॉब्लम है। एनॉमली स्कैन में या फिर ट्रिपल स्क्रीनिंग में, एमनियोसेंटेसिस में, या तो डाउन सिंड्रोम या फिर एक सिंड्रोम आता है नूनैन सिंड्रोम, ये भी बड़ा कॉमनली देखा गया सिस्टिक हाइग्रोमा के साथ, या फिर टर्नर सिंड्रोम। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सिस्टिक हाइग्रोमा से लिंक्ड है। ओके तो 80-90% बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकती है और ये हाइग्रोमा सिर से भी बड़ा हो जाता है, सिर के भी साइज से बड़ा हो जाता है। अब आते हैं और क्या हो सकता है सिस्टिक हाइग्रोमा के साथ। ये तो हो गए ये सिंड्रोम्स। इन बच्चों में कभी कभी धीरे धीरे हाइड्रॉप्स के फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि बच्चे के पूरे शरीर में पानी भरना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर एक वीडियो बहुत डिटेल्ड आ चुका है 1.5-2 साल पहले, जब मैंने उसका टाइटल डाला था कि आपके बच्चे के शरीर में पानी कैसे भर जाता है, उसको हाइड्रॉप्स बोलते हैं। और जनरली वो या तो नॉन इम्यून होता है या इम्यून होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने बताया टर्नर सिंड्रोम में हो सकता है, डाउन सिंड्रोम में हाइड्रॉप्स कम देखने को होता है, टर्नर्स में हो सकता है, या फिर कोई RH आइसोइम्यूनाइजेशन यानी कि RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में एंटीबॉडीज बन गई, उस वजह से हाइड्रॉप्स हो जाता है। तो गाइज सिस्टिक हाइग्रोमा इज समथिंग टू बी कंसिडर्ड, इसको सीरियसली लेना चाहिए। सिस्टिक हाइग्रोमा अगर दिख रहा है तो प्रॉपर टेस्टिंग की बहुत ज़रूरत है, और जैसे कि मैंने बताया कि सर्वाइवल रेट बहुत कम है, बहुत ही कम बच्चे इसको लेके पैदा होते हैं। मैंने आज तक कोई बच्चा सिस्टिक हाइग्रोमा वाला जिंदा नहीं देखा, या फिर
लाइव बर्थ में ज़िंदा बच्चे को मैंने हाइग्रोमा के साथ नहीं देखा। तो जनरली या तो ये बच्चे अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं या फिर इनको अबॉर्ट करना पड़ता है। ओके गाइज, सो दैट्स इट। आज की वीडियो में इससे ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना हो तो बिल्कुल इनबॉक्स करिए, लाइव सेशन में हम कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। थैंक यू, टेक केयर, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।